Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English questions. अब आप ये पूछोगे कि सर CDS 23 का पार्ट 1 का आंसर शीट तो आ गया है, तो आंसर डिस्कस करके क्या करोगे? ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। हम आंसर डिस्कस नहीं करने जा रहे। आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू अप्रोच आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, कैसे क्विकली आंसर्स ढूंढने हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें बताऊंगा, सेम आपने पढ़ रखा है, लेकिन उसको क्विकली कैसे करना है और किस तरीके से आंसर करना है, ये हम सीखेंगे इस पेपर के साथ। विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन साथ साथ में ये भी करते चलेंगे कि कैसे क्विकली इसको किया जा सकता है। सारे का आंसर देखो और कैसे अप्रोच करता हूं। सर अगर आप एग्जाम दे रहे होते तो आप कैसे अप्रोच करते, उस अप्रोच को सीखना है। आंसर तो जानते हो, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, वेरी क्विकली नाउ यहां देखो, वर्ड क्लासेस फर्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या आते हैं? दे आस्क यू पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने के लिए बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के लिए हमें क्या अच्छा तरीका होता है सर, आसान तरीका क्या होता है, उसको मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन में आ जाता है, कहता है आई लाइक दैट बॉय। दैट का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, हाँ? उसका ग्रामर प्रोफाइल बताना है। यहां पर मैं दैट क्या है सर, तो पहले पहले तो कि भाई सारी चीज का आइडिया तो पहले होना ही चाहिए, नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में आसानी क्या हो सकता है? दिस, दैट, दीज, दोस का मतलब है पॉइंट करना। हाँ, दिस बगल वाले को, दैट दूर वाले को, दीस बगल वाले कई सारी वाले चीजों को, तो भाई ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव तो है। और डेमोन्स्ट्रेटिव के साथ हमारे पास और कोई भी शब्द नहीं है, तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह जाते हैं, लेकिन ये आंसर एक्चुअली गलत है। आंसर एक्चुअली गलत है, होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चूंकि हमारे पास में और कोई शब्द नहीं है, तो वी विल गो विथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है जहां पर में उसके बाद में नाउन ना आए, जैसे दैट इज अ रिवर। यहां पर में दैट जो है ये तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है, इसके आगे कोई नाउन नहीं है। ओके, और स्टेट वर्ब के बाद में नाउन आ रहा है, तो इसको याद रखना। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता दैट रिवर इज ह्यूज, दैट रिवर इज ह्यूज, अगर ये लिखा होता तो यहां पर में ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। तो प्रॉब्लम यहां पर में है कि दैट के बाद एक नाउन है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, है नहीं हमारे पास आंसर, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सेकंड वाले में आते हैं, सेकंड वाले में आते हैं, ठीक है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब पॉइंट करना। सेकंड वाले में, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। ओके, चलो, हैप्पीनेस ये, सर हैप्पीनेस क्या है? तो ये सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि ये सफिक्सेस किसी भी शब्द में, ये प्रत्यय है, वर्ड के पीछे जो लगते हैं वो टुकड़े, उनको देखकर भी पहचाना जा सकता है नाउन। नाउन के टुकड़े क्या है सर? नाउन के कौन से प्रत्यय हैं जिसको देखकर नाउन कहा जा सकता है? तो एन ई एस एस, आई टी वाई, आई सी ई, आई एस एम, ए एस एम, टी यू डी ई। मतलब आपको मैं कह रहा हूं कि ये एक छोटा सा सफिक्स का लिस्ट, नाउन का सफिक्स, एडजेक्टिव का सफिक्स और वर्ब का सफिक्स सीख लीजिए, बहुत काम देगा। सिर्फ आप वर्ड देखकर बता सकते हो कि ये नाउन है कि नहीं या एडजेक्टिव है कि नहीं। सो विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपका नाउन है। कैसे सर? एन ई एस एस आया है, एन ई एस एस आने वाला जो भी वर्ड हो वो नाउन ही है। ओके, दैट इज वन वे। सेकेंड चीज, देयर इज नो व्हाट हैप्पीनेस। व्हाट का जवाब मिले तो पक्का नाउन है, व्हाट का जवाब मिले तो नाउन है, और एन ई एस एस आए तो नाउन है। तो दो क्वेश्चन के आंसर हो गए। थर्ड में आते हैं, यू हैव नो सेंस। यू हैव नो सेंस, यू हैव नो व्हाट सेंस, व्हाट सेंस, तो नाउन कौन सा हुआ? सेंस। सेंस के पहले कौन, नाउन के पहले कौन बैठा हुआ है? नो, तो नो क्या है? एडजेक्टिव। नो क्या है? एडजेक्टिव। अब आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव तो है नहीं इसमें, एडजेक्टिव तो है नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा? एडजेक्टिव नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा? डिटरमाइनर लिखना पड़ेगा। क्योंकि डिटरमाइनर क्या होते हैं बताना? डिटरमाइनर क्या होते हैं? आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स मतलब जो क्वांटिटी बता पाए, क्वांटिफायर्स, ठीक है? और क्वांटिफायर्स जो अमाउंट बता सकते हैं, नंबर बता सकते हैं, और जो पोजेशन बता सकते हैं, जो पोजेशन बता सकते हैं, जो फ्रैक्शंस बता सकते हैं, इन सबको हम बोलते हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है? तो डिटरमाइनर और कुछ नहीं करता, डिटरमाइनर और कुछ नहीं करता, ये सिर्फ दो ही चीजें करता है, या तो एडजेक्टिव का काम करता है या तो एडवर्ब का काम करता है।
नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव है, हाँ, एडजेक्टिव के पहले है तो एडवर्ब है। यहां पर मैं क्लियर कर दूं, आप जरा जल्दी से समझ लीजिए डिटरमाइनर कैसे हैं। ठीक है, एन एप्पल, एन एप्पल, यहां पर मैं ये एडजेक्टिव का काम किया इसलिए डिटरमाइनर है। आर्टिकल भी डिटरमाइनर होता है। ठीक है, अ रेड एप्पल, यहां पर मैं ए जो है डिटरमाइनर है लेकिन एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, अ रेड एप्पल। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं, और अगर एडजेक्टिव वर्ड नहीं है तो हमको डिटरमाइनर लिखना है। लेकिन सर एडजेक्टिव भी हो और डिटरमाइनर भी हो तो याद रखना है कि क्वांटिफायर्स, पोजेशंस, आर्टिकल्स आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। बाकी सबको डिटरमाइनर नहीं बोलते, एडजेक्टिव ही बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहां पर मैं एडजेक्टिव वर्ड नहीं है इसलिए हम कहेंगे डिटरमाइनर। नेक्स्ट वन, नन ऑफ दिस कार्स इज इन यूज, नन ऑफ दिस कार्स इज इन यूज। ये नन क्या है सर, और नन क्या है, तो एक ही क्लॉज है। इस सेंटेंस का क्लॉज क्या है, एक है। सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, क्लॉज एक है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस टेंस, सब्जेक्ट प्लस टेंस। ठीक है, और टेंस कितने बार इसमें दिख रहा है, एक ही जगह पे टेंस ही दिख रहा है, मतलब एक क्लॉज है। तो एक क्लॉज है तो सब्जेक्ट कौन सा है सर, कार्स है या नन है। ऑफ दिस कार्स क्या है, फ्रेज है। ऑफ दिस कार्स क्या है, फ्रेज है, तो सब्जेक्ट कौन सा हुआ, नन। नन सर प्रोनाउन है, तो कौन सा प्रोनाउन है, सिर्फ ये देखना है। रिफ्लेक्सिव है नहीं, सेल्फ होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए दैट दिस होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए ईच ईदर नीदर होना चाहिए, तो कौन सा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, और वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, जब भी व्हेन का जवाब मिले तो वो क्या होता है, एडवर्ब। व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, और वाई का जवाब मिले तो पक्का ही एडवर्ब्स हैं। वाई, हाउ ऑफन, वेयर, व्हेन का जवाब मिले तो पक्का ही एडवर्ब है। तो नाउ व्हेन का जवाब दे रहा है तो एडवर्ब। सिक्स्थ क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें कितने क्लॉजेस हैं, एक ही क्लॉज है, टेंस एक ही जगह दिख रहा है, ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो ओइंग टू हिज इल हेल्थ सर है तो फ्रेज, टू हिज इल हेल्थ क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज के पहले अगर V4 या V3 जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। तो सिर्फ अंडरलाइन किया गया है वो ओइंग को, इसलिए सिर्फ पार्टिसिपल कहेंगे। ओइंग टू हिज इल हेल्थ पूरा लिखा होता तो बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज है। इज दैट क्लियर, पार्टिसिपल और कुछ नहीं होता है। V3 और V4 को पार्टिसिपल बोलते हैं जब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो। तो ओइंग टू के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसको V3 V4 को हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपल। ओके, और चूंकि टेंस भी नहीं दिखा रहा है, आईएनजी तो है लेकिन टेंस नहीं दिखा रहा है, तो इसको बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। फ्रेज टेंस नहीं दिखाता इसलिए पार्टिसिपल। नाउ माय सिस्टर इज जस्ट 16 एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल टू वोट। एंड व्हाई, देयरफॉर, तो ये देयरफॉर किसका जवाब दे रहा है, व्हाई का, तो कौन सा हो गया, एडवर्ब। कंजंक्शन कौन सा है, एंड। नेक्स्ट वन, दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। अब ये पार्टिसिपल है, वर्ब है, इन्फिनेटिव है या जेरंड है, तो यहां पर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। टू प्लस V1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। टू फाइंड को अंडरलाइन करना चाहिए था, इन्होंने सिर्फ टू को अंडरलाइन करके रखा है, और प्रीपोजिशन है नहीं। ठीक है, प्रीपोजिशन है नहीं, और इन्फिनेटिव में टू जो है वो प्रीपोजिशन नहीं होता। ओके, इन्फिनेटिव क्या है, वर्ब टू के साथ V1 जोड़ना, टू गो, टू ईट, टू स्लीप, उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव में दोनों को अंडरलाइन करते हैं तब तो इन्फिनेटिव कहता। ठीक है, सिर्फ टू को बोलने पर कुछ नहीं बोल सकता, है भी नहीं हमारे पास, इसलिए हम इन्फिनेटिव ही बोलते हैं। ठीक, फिर विच वे शैल वी गो। विच वे, विच के बाद में क्या है, एक नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। नाउन के पहले कोई भी वर्ड आए उसे हमें क्या बोलना है, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। विच वे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन पूछने वाला एडजेक्टिव। अलास तो बहुत ईजी है, इंटरजेक्शन। इज दैट क्लियर। सो ये 10 क्वेश्चन हमारे वेरी क्विकली हो गए, हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीख गए। नेक्स्ट आते हैं 11th, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए करना क्या है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। यहां तक आकर आधे में रुक मत जाना, पूरे सेंटेंस को पढ़ना, उसके बाद आंसर देना। ही वॉज डैश स्पीकर दैट आई हैड एवर हर्ड, कभी भी मैंने सुना हो, मतलब सबसे बेहतरीन, तब तो मोस्ट ही होना चाहिए। तो क्या लिखूं, द मोस्ट एलोक्वेंट, द मोर एलोक्वेंट, वेरी एलोक्वेंट, एलोक्वेंट क्या लिखूं, द मोस्ट एलोक्वेंट लिखना पड़ेगा। कहां से हमें ये मिला, क्लू कहां से मिला, दैट आई हैड एवर हर्ड। इस पार्ट के चलते मैं मोस्ट लिख रहा हूं, नहीं तो वेरी एलोक्वेंट भी, ही वॉज अ वेरी एलोक्वेंट स्पीकर भी कर सकता था। आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल नहीं है सी में, इसलिए वो गलत है।
और द मोर एलोक्वेंट कर तो सकता हूं, लेकिन कंपैरिजन चाहिए, वो भी नहीं है। ही वॉज एलोक्वेंट, ये भी नहीं लिख सकता था क्योंकि हमको आर्टिकल एलोक्वेंट के पहले चाहिए, ही वॉज एन एलोक्वेंट स्पीकर चाहिए था, तो इसीलिए और कुछ नहीं, द ही लिखना पड़ेगा। दो तरीके से, एक तो आपके पास बाकी सब में सी और डी में आर्टिकल नहीं है, और बी में कंपैरिजन चाहिए, और द दैट आई हैड एवर हर्ड में हमको सुपरलेटिव डिग्री दिख रहा है। 12th, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू डैश यू स्पोक ऑन द हाउस। अब टू क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है बताना। हु का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हुम। हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अब आपको समझ में आने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ आते हैं सेंटेंस में? दो जगह पे आते हैं। एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? नाउन और प्रोनाउन। कहाँ कहाँ आते हैं? एक्शन वर्ब्स के बाद में आने वाले नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट्स कहना है, प्रीपोजिशंस के बाद में आने वाले नाउन प्रोनाउन को भी ऑब्जेक्ट्स कहना है। चूंकि प्रीपोजिशन है तो नाउन या प्रोनाउन लिखना है, प्रोनाउन लिख रहा हूं तो प्रोनाउन हमको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है। हु सब्जेक्टिव है, हुम ऑब्जेक्टिव है, प्रीपोजिशन के बाद और एक्शन वर्ब के बाद लिखना है। 13th, हैव यू सीन मोहन। कब? अभी आसपास में देखे हो, रिसेंटली देखे हो, तो रिसेंटली का कौन सा वर्ड है? हैव यू सीन मोहन? लेटली। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। नाउ वी लिव इन डैश ओल्ड हाउस। अच्छा, ओल्ड हाउस ये नेगेटिव सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है? ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है। नेगेटिव वर्ड्स के साथ जो एडवर्ब्स लिखते हैं वो है रादर। पॉजिटिव प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ में लिखते हैं फेयरली, और जरा नेगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ में लिखते हैं रादर। तो यहां पर मैं क्या लिखना पड़ेगा? वी लिव इन इन रादर एन ओल्ड हाउस। इन रादर एन ओल्ड हाउस। ओके, नॉट फेयरली, फेयरली लिख नहीं सकता। वी लिव इन क्वाइट एन ओल्ड हाउस, नहीं बोल सकता हूँ। एंड देन प्रिटी ओल्ड हाउस। प्रिटी ओल्ड, प्रिटी का मतलब वेरी ओल्ड हाउस, ठीक है। प्रिटी एन ओल्ड हाउस होता नहीं है, एन ओल्ड हाउस जब भी लिखेंगे तो एक्सप्रेशन ही दो तरीके से होता है। रादर अ ओल्ड हाउस, रादर एन ओल्ड हाउस, और क्वाइट एन ओल्ड हाउस। दो में से कुछ ही हो सकता था, रादर एन ओल्ड हाउस और क्वाइट एन ओल्ड हाउस। ओके, क्वाइट का मतलब हो जाता है परफेक्टली, थॉरोली, ठीक है, और कुछ ज्यादा ही ओल्ड हाउस, तो रादर लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंस है कुछ ज्यादा ही ओल्ड हाउस है। क्वाइट का मतलब है ना एकदम कंप्लीटली ओल्ड हाउस, ठीक है। और क्वाइट एन ओल्ड हाउस ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि भाई इसका मतलब है कि और उस इलाके में जो भी हाउसेस हैं वो उतने ओल्ड नहीं है, तो कंपैरिजन हमारे पास नहीं है, तो रादर एन ओल्ड हाउस। ओके। 15th, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस। अनलेस का मतलब क्या है? जब तक नहीं। जब तक नहीं ऑलरेडी लिख दूंगा तो दोबारा नहीं नहीं लिखना है, तो अनलेस इट रेन्स। हाँ, और क्यों आप प्रेजेंट टेंस क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि पहला जो क्लॉज है वो प्रेजेंट टेंस में, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस इट रेन्स। ओके, टेंस के साथ टेंस को मैच करके, तो सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, टेंस को मैच करना है। द डैश ऑफ द कार इज नॉट। ओके, नाउ मेकअप। मेकअप का मतलब क्या है? दोस्ती कर लेना, वो तो नहीं है, ठीक है। या कहानी बनाना, हाँ, दोस्ती कर लेना या कहानी बनाना। यहाँ तो वो नहीं चाहिए, यहाँ मुझे चाहिए कि भाई उसकी बनावट या उसकी किस साल में बनी, तो उसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं मेक। मेक को नाउन की तरह यूज करना है, हमको फ्रेजल वर्ब यूज नहीं करना। अगर फ्रेजल वर्ब, मेकअप को फ्रेजल वर्ब बनाना था तो मेकअप को इकट्ठे लिखना है, एक साथ एक हाइफन देकर मेकअप लिखना है। हर मेकअप वॉज टू मच, हर मेकअप वॉज टू मच। अगर नाउन की तरह मेकअप को लिखूंगा तो एक साथ लिखना पड़ेगा, कंपाउंड वर्ड बनाना पड़ेगा, उसको फ्रेजल वर्ब की तरह नहीं लिख सकते। और दूसरी बात है, मेकअप का मतलब है दोस्ती कर लेना या सजना, ठीक है। और ठीक है, तो वो तो है नहीं हमारे पास मीनिंग में। ही पेड हिज डेट्स डैश टू द लास्ट पेनी। ही पेड हिज डेट्स, पेड कैसा है? वर्ब है। पेड कैसा वर्ब है? एक्शन वर्ब है। तो क्या हो, तो हमको एडजेक्टिव लिखना है, हमको एडवर्ब लिखना है, तो ही पेड डेट्स डाउन टू द लास्ट पेनी। डाउन टू द लास्ट पेनी ये एक इडियम है। डाउन टू द लास्ट पेनी का मतलब है एकदम आखिरी पैसे तक दिया। आखिरी मतलब एक भी पैसा नहीं रखा, तो आखिरी पैसे तक देने के लिए जो इडियम है वो है डाउन टू द लास्ट पेनी। ओके, आई एम डाउन टू द लास्ट पेनी का मतलब है कि मेरे पास और पैसे नहीं है भाई, एकदम लास्ट एक एक पैसा बाकी है बस, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है। 19th,
Developing dash in a diverse country requires detailed planning. Developing dash in a diverse country requires detailed planning. Okay. Developing growth. Developing growth तो नहीं हुआ. Developing is called developing infrastructure. Absolutely. Infrastructure develop करना ये diverse country में बहुत जबरदस्त detailed planning चाहिए. Like a country in India. Like India, the country. Okay. Because it's a diverse country. Dash provisions have been made to support agriculture. Provisions बनाए गए एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए. तो क्या प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस क्या है? नाउ तो उसके पहले एडजेक्टिव चाहिए. तो आप सब्सिडाइज्ड प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर. सब्सिडाइज्ड प्रोविजंस से तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर को. एडिक्वेट बोल सकता हूं. एडिक्वेट इनफ प्रोविजंस हैव बीन मेड तो एडिक्वेट बोल सकता हूं. एडजेक्टिव भी है. कैपिटल प्रोविजंस माने पैसे का प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर. सेंस तो नहीं आता. सबसे बेहतरीन जो सेंस आता है वो एडिक्वेट में आता है. और कैपिटल प्रोविजंस हैव बीन मेड का मतलब है पैसे उसके लिए अलग से रखे गए. हाँ क्या तो और प्रोविजंस तो कैपिटल वाला ही होगा और कुछ तो हो ही नहीं सकता. तो फिर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है. प्रोविजंस का मतलब है कि भाई मनी से सपोर्ट करना. तो वो सपोर्ट तो किया ही हुआ है तो कैपिटल प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो एडिक्वेट support. Now to the 20th question. The dash growth in Indian financial markets can be attributed to a number of reforms. The dash growth क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव. ठीक है. एफिशिएंसी नाउन है, नहीं आ सकता. सर आपको कैसे पता? ENCY हमेशा नाउन होता है. इसीलिए मैंने बताया कि भाई एक ये सीख लो, सफिक्स सीख लो. सफिक्स के बारे में जानो. एफिशिएंसी ग्रोथ नहीं होता है, एफिशिएंट ग्रोथ होना चाहिए था. एडजेक्टिव होता है एफिशिएंट ग्रोथ. हाँ. और फिनोमिनल एडजेक्टिव है. कैटास्ट्रोफे नाउन है. मेटियर नाउन है. मेटियर नाउन है तो सीधा सीधी एक ही चाहिए, एडजेक्टिव ही चाहिए सर. ग्रोथ नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए. फिनोमिनल हो गया. ओके. सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडिया से ही ये काम बन सकता था.